बिहाइंड द मेडिटेशन की यात्रा में अब हम अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक अभिनंदन व आभार। हम प्रस्तुत कर रहे हैं साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन की किताब की ऑडियो बुक, जो कि जिसकी हार्ड कॉपी अमेजॉन, सॉफ्ट कॉपी किंडले तथा हार्ड कॉपी फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। इस बुक को अमेजॉन ने बेस्ट सेलर नंबर 1 की श्रेणी प्रदान की है और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन इस बुक की ऑथर हैं डॉक्टर रचना जैन, जो कि एक योग थेरेपिस्ट तथा एनएलपी प्रैक्टिशनर है। यह इस बुक का 9th पार्ट है, जिसमें इस बुक के चैप्टर 16 को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 16। चैप्टर 16 मन, विचार तथा शरीर। विचारों का शरीर पर प्रभाव। मन का संगठन विचारों से होता है। अपने प्राणों द्वारा प्राणियों के विस्तार से प्राणों से पार जाने का नाम प्राणायाम है। यह प्रथम आयाम है। आरोग्य जीवन की विचारों द्वारा पार करके विचारों के पार जाने की कला का नाम है विचारायाम। यह आरोग्य जीवन यात्रा का दूसरा आयाम। विचार अर्थात विचारों को आयाम या विस्तार देना, ऐसे सशक्त विचारों को विस्तार देना जो आपके जीवन को संवार सके, आपको एक स्वस्थ पूर्णायु दे सके। इन सशक्त विचारों को भी अपने से परे कर देना और अनुभव द्वारा अनुभव पर जाकर अनुभव से भी परे जाने का नाम मौनायाम है। यह आरोग्य जीवन यात्रा का तृतीय आयाम है। इस आयाम में पहुंचकर जीवन के सारे सिद्धांत प्रकाशित हो जाते हैं। अगर जीवन में नित नई समस्याओं का जन्म हो रहा है तो निश्चित ही अपने विचारों पर गौर करें। सारी समस्याओं का जन्म आपके मन से हुआ है और मन से ही ये पोषित हो रही हैं। चूंकि समस्याओं का जन्म व पोषण मन से हो रहा है, अतः इनका समाधान भी मन में ही कहीं है। यह समाधान आपके सकारात्मक, रचनात्मक व सत्यात्मक विचारों में है। सब कुछ बदल देने की क्षमता आपके अंदर ही निहित है। मन को समस्या के विपरीत शांतिपूर्ण आशावादी शब्दों के द्वारा सकारात्मक विचारों से भर दें। लगातार यह करने पर मन में सुंदर, विशाल, आश्चर्यजनक सकारात्मक विचारों का भंडार होगा, जो शक्ति का बहुत बड़ा स्रोत होगा। यही विचार शक्ति आपके जीवन में चमत्कार करेगी। केवल आहार बदलने से मनुष्य का बदलना संभव नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि वह अपने विचारों में बदलाव लाए। जैसे ही वह अपने विचारों को सात्विक बनाता है, तामसिक आहार की इच्छा करना वह बंद कर देता है। शुद्ध विचार ही शुद्ध आदतों का निर्माण करते हैं। जो अपने शरीर को साफ नहीं करता वह शांत नहीं हो सकता है। जिसने अपने विचारों को सशक्त एवं शुद्ध कर उसे विषाणुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मन पर ही शरीर को सुरक्षित रखा। मन को सुंदर, स्वस्थ तथा सकारात्मक विचारों से भरकर ही शरीर को नई ऊर्जा से भरा जा सकता है। ईर्ष्या, जलन, निराशा व असंतोष के विचार शरीर से स्वस्थ व ऊर्जा को नष्ट करते हैं। शक, चिंता, असंतोष व कड़वाहट से भरा चेहरा नियति द्वारा निर्मित नहीं होता है, वरन वह उसी तरह के विचारों से चेहरे की झुर्रियों की नकारात्मक विचार ही हैं। यहाँ एक ऐसी औरत का उदाहरण लेते हैं जो 96 ईयर की है और जिसका चेहरा एक बच्ची की तरह तेजस्वी व निष्पाप है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा अधेड़ भी है जिसके चेहरे की लकीरें असामंजस्यता को दर्शाती हैं। पहला चेहरा सात्विक विचारों का परिणाम है, वहीं दूसरा चेहरा नकारात्मकता व असंतोष का परिणाम है। मनुष्य के पास एक परिपूर्ण व सात्विक शरीर व मन तब तक नहीं हो जब तक कि वह शुद्ध हवा,
सूर्य के प्रकाश खुले रूप से कमरे में न आने दें। इसी तरह स्वस्थ व शक्तिशाली शरीर तथा तेजस्वी, सुखी व स्थित आनंद सद्विचार के विचारों का ही परिणाम। अधेड़ चेहरे की झुर्रियां उसकी दयालुता की हैं। कुछ लोगों चाली व शुद्ध विचारों से बनती हैं तथा कुछ लोगों में सात्विक जुनून की वजह से बनती है। दूसरे से अलग पहचाना जा सकता है। जो सात्विक जीवन जीते हैं उनका जीवन डूबते हुए सूर्य की भांति शांत, शुद्ध और सात्विक तेज से भरा रहता है। एक व्यक्ति जो शांति व सुख पूर्वक व्यतीत करता है वह शांत रहता है तथा उसकी मृत्यु भी उतनी शांति से होती है। सकारात्मक व आनंदमयी विचारों से बढ़कर कोई चिकित्सा नहीं है जो कि शरीर की सारी बीमारियों को धीरे धीरे दूर कर दे। दुख व दर्द की छाया को धीरे धीरे दूर करने वाले सद्विचारों का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। चालाकी, शंका युक्त व जलनदायी विचारों के निरंतर जीने का अर्थ है मनुष्य के स्वयं के बनाए कारागार में कैद। लेकिन सभी के बारे में अच्छा सोचना, सभी के साथ खुश रहना एवं सभी को धैर्य पूर्वक अच्छाई ढूंढना, इस तरह के निस्वार्थ विचार ही स्वर्ग का द्वार है। हर व्यक्ति के लिए निरंतर शांतिपूर्ण विचार रहने से शाश्वत सुख और शांति की प्राप्ति होती है। मन व शरीर का निर्माण। प्रकृति और कृत्रिम रूप से निर्मित हर चीज का निर्माण की एक विशेष प्रक्रिया है। जैसे चट्टान का निर्माण अणु परमाणु से होता है, पेड़ पौधे व मानव शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है, घर का निर्माण ईंटों से होता है, पुस्तकों से होता है। इसी तरह विश्व का निर्माण भी बहुत सी अलग अलग संरचनाओं को मिलाकर होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक शहर का निर्माण बहुत सारे घरों को मिलाकर होता है, कला, विज्ञान व राष्ट्रीय संस्थान का निर्माण कई व्यक्तियों के प्रयासों से होता है। किसी भी राष्ट्र का इतिहास उसके कर्मों से ही बनता है। नए निर्माण की प्रक्रिया हेतु पुराने निर्माण का विघटन आवश्यक है। वे संरचनाएं जिनका उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, उनका विघटन होकर उसमें प्रयुक्त सामग्री से नया निर्माण होता है। समन्वय व विघटन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हर जटिल शारीरिक संरचना की इकाई में कोशिकाओं का निरंतर रूप से विघटन व निर्माण होता रहता है। इसी तरह से मानव निर्मित सभी संरचनाओं का भी निरंतर नवता है। जब वे पुरानी व अनुपयोगी हो जाती हैं, तो उनका विनिष्टीकरण करके उन्हें नई संरचना दी जाती है, जिससे उनका उपयोग बेहतर संभव हो सके। प्रकृति विघटन की मृत्यु व जीवन कहलाती है। प्रकृति विघटन मृत्यु है तो वही प्रकृति निर्माण क्रिया है तथा कृत्रिम विघटन व निर्माण की प्रक्रिया विनिष्टीकरण तथा कहलाती है। यह दोहरी प्रक्रिया जो कि दृश्यमान जगत में चलती रहती है, यही अदृश्यमान जगत में भी निरंतर होती रहती है। जिस तरह से शरीर कोशिकाओं से तथा घर ईंटों से निर्मित हो, उसी तरह हमारा मन विचारों से निर्मित होता है। मनुष्य के अलग अलग चरित्र उसकी अलग अलग विचारधाराओं से बनते हैं। हम इस कहावत में गहन सच्चाई पाते हैं कि जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही वह बनता। व्यक्तिगत चारित्र विचारों की उचित श्रृंखला के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। ये विचार हमारे भीतर गहरे रूप से जमे रहते हैं और इन्हें बदलने के लिए निरंतर व दृढ़ इच्छा शक्ति आत्मसंयम होती है। चरित्र का निर्माण भी वनस्पति या घर की तरह ही होता है, अर्थात निरंतर रूप से नई सामग्री इससे जुड़ती चली जाती है। यह सामग्री ही है हमारे विचार। लाखों ईंटों से मिलकर एक शहर का निर्माण होता है। लाखों विचारों से मिलकर एक मन व चरित्र बनता है। हर मनुष्य
अपने मन का स्वयं निर्माता है, भले ही वह इस सत्य से वाकिफ हो या नहीं। मनुष्य को निरंतर करने बाध्य है एवं है एवं है एवं है एवं हर विचार एक ईंट की तरह उसके मन का निर्माण। अधिकांश मानव के विचारों की श्रृंखला कमजोर होती है, क्योंकि मानव इस श्रृंखला का सावधानी पूर्वक आता जाता है। उस स्वरूप उसका चरित्र भी अस्थिर और अनियंत्रित बनता है, जो कि पहले ही छोटे से झटके से विखंडित हो जाता है। इसी तरह कई लोगों के मन की बनावट अशुद्ध विचारधाराओं से होती है। वह कच्चा होता है, जो कि दीवार बनाते समय ही ढहती जाती है। परिणामतः एक अधूरी व इमारत 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 निर्मित होती है। कोई भी आश्रय नहीं लेना चाहता और उसे इस इमारत में आराम मिल सकता है। अपने कमजोर ने अनैतिक सुखों के प्रति ऊर्जाहीन विचार, असफलता के कमजोर विचार और खुद के प्रति दयनीय या चाटुकारिक विचार उन अनुपयोगी ईंटों की तरह है, जिनसे कि हमारा मन रूपी मंदिर का निर्माण संभव नहीं है। शुद्ध व विवेकपूर्ण चुने गए श्रृंखलाबद्ध विचार उन टिकाऊ जो अखंडित रहती हैं व जिनमें समग्र व सुंदर इमारत वास्तु का तेजी से निर्माण होता रहता है, जो कि उसमें रहने वाले व्यक्ति को आरामदायक आश्रय देता है। शक्ति, विश्वास व कर्तव्य से युक्त दृढ़ विचार एवं निस्वार्थ विचार उन उपयोगी ईंटों की तरह हैं, जिनसे एक संपूर्ण मन रूपी मंदिर का निर्माण होता है। और ऐसे निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि पुरानी व अनावश्यक आदतों को छोड़ दिया जाए। किसी चिंतक ने कहा है कि ओ मेरी आत्मा, निरंतर रूप से भव्य व शुद्ध करती रहो, क्योंकि समय तेजी से बदलता जा रहा है। हर व्यक्ति स्वयं का निर्माता है। यदि उसने एक बिना दीवारों वाले आश्रय का निर्माण किया है, जो कि उसे निरंतर दुखों के थपेड़े देता रहता है, तो वह सुंदर टिकाऊ घर बनाने हेतु बाध्य हो जाता है, जो उसे सुरक्षा व आरामदायक आश्रय दे। अपनी कमजोरियों की जिम्मेदारी वह दूसरों पर, शैतान पर, पूर्वजों पर या बुरे नसीब पर डालता है, तो उसे सुकून, आराम और समस्याओं से मुक्ति नहीं मिल सकती है और न ही का निर्माण हो सकता। जब वह अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होता है एवं अपने स्वयं आंकलन कर लेता है, तब वह एक कुशल कारीगर की तरह अपने चरित्र के हर पहलू को संतुलित कर देता है। ऐसा चरित्र जो कि सहनशील भविष्य में आने वाली पीढ़ियों का लगाव व सम्मान तथा स्वयं व आने वाली पीढ़ियों की संपूर्ण सुरक्षा का सहायक कारक सिद्ध होता है। संपूर्ण दृश्य जगत कुछ गणितीय सिद्धांतों के आधार, इसी प्रकार मानव निर्मित जगत भी कुछ आधारभूत सिद्धांतों का गहराई से पालन कर निर्मित हुआ है। और सफल व शांतिदायक जीवन के निर्माण के लिए यह ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है कि विचार सिद्धांत की कार्य प्रणाली क्या है तथा उसे कैसे व्यवहार में लाया जाए। यदि मानव को ऐसा भवन बनाना है जो किसी भी भीषण तूफान में भी अडिग रह सके, तो उसे उसकी नींव ऐसे गणितीय सिद्धांत पर रखनी पड़ेगी जो कि नींव को दृढ़ व शक्तिशाली बना सके। अगर वह उसे है तो उसका निर्माण पूर्ण होने के पहले ही भर कर बिखर जाएगा। इसी तरह अगर मानव को एक सफल, शक्ति संपन्न और वैशिष्ट पूर्ण है ऐसा जीवन जो कि विपरीत परिस्थितियों के भी भयंकर तूफान में भी अडिग रहे, तो उसे उसकी नींव कुछ नीति नियामक सिद्धांतों पर रखना पड़ेगी। दयालुता, न्याय, सरलता तथा गंभीरता, यही 4 सिद्धांत हैं जो हमारी नींव को जिस तरह से इमारत की एक आयताकार नींव की रचना 4 सीधी रेखाओं में होती है, उसी तरह हमारे
जीवन के निर्माण के लिए इन 4 नैतिक सिद्धांतों की आवश्यकता है: दयालुता, न्याय, सरलता और गंभीरता। जिस तरह से एक राजमिस्त्री इमारत बनाने में उसके आधारभूत नियमों का पालन करके ही एक मजबूत भवन का निर्माण कर सकता है, ठीक उसी तरह हमारे जीवन में सफलता, सुख व शांति के लिए उपरोक्त चारों सिद्धांतों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। गलत मार्ग पर रहकर यदि व्यक्ति कुछ सफलता पा भी लेता है, पर वास्तविकता में उसका जीवन कमजोर व अस्थिर हो जाता है और पतन की कगार पर पहुंच जाता है। जब ऐसा समय आता है, जो कि निसंदेह आएगा ही, तब उसको जीवन की कीर्ति, मान सम्मान, धन दौलत सभी उसके खुद के कर्मों की वजह से नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इन 4 सिद्धांत करता, उसके लिए यश और सुख प्राप्त करना असंभव है। व्यक्ति इनकी ईमानदारी है करता है, उसके कर्मों से उसे हमेशा यश व सम्मान मिलेगा। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह पृथ्वी जब तक नियमों के अनुसार अपने पथ पर भ्रमण करती रहेगी, तब तक उसे सूर्य से प्रकाश व ऊर्जा दोनों प्राप्त होते रहेंगे। इसी तरह मनुष्य जब तक ब्रह्मांड के नैतिक सिद्धांतों के साथ सामंजस्य बनाकर रखेगा, वह अपने जीवन को अडिग बना लेगा। वो जो कुछ भी कर वह स्थायी व सुखदायक होगा और उसके जीवन के सभी पहलुओं में आपस में मजबूत जुड़ाव व सामंजस्य रहेगा। प्रकृति दृश्यमान जगत में हम जो भी देखते हैं, इन सभी का निर्माण इसी महान अदृश्य व शाश्वत सत्य शक्ति द्वारा हुआ है, जो इन 4 सिद्धांतों का पूर्णतः पालन करती है। किसी भी भवन के निर्माण में सर्वप्रथम उसकी आवश्यक है। यद्यपि यह भूमिगत होती है, लेकिन यह सबसे ज्यादा सावधानी पूर्वक बना, जिससे कि वह भवन के अन्य मजबूती दे सके। तत्पश्चात इसके ऊपर ईंटों की सहायता से एक सुंदर और मजबूत भवन की रचना संभव हो पाती है। ठीक उसी तरह मानव का जीवन भी होता है। जीवन सुख, शांतिपूर्ण तथा सफलता पूर्वक व्यतीत करना चाहता है, उसे अपने जीवन के हर छोटे से छोटे तथा क्षणिक कार्यों में भी नैतिक सिद्धांतों की मजबूत नींव रखना आवश्यक है। उसे अपने जीवन का हर छोटे समग्र कार्य समग्रता, ईमानदारी, एकाग्रता पूर्वक संपन्न करना पड़ता है। अब वह व्यक्ति चाहे दर्शक, कुछ व्यापार हो, उसे अपनी सफलता के लिए अपने कार्य के दौरान छोटे व क्षणिक कार्यों को भी पूर्वक संपूर्ण एकाग्रता और सिद्धांतों का पालन करते हुए करना चाहिए। इनकी उपेक्षा ठीक उसी तरह होगी निर्माण में एक ईंट असावधानी पूर्वक उसके नियम के अनुसार नहीं रखने पर वह पूरे भवन की कमजोरी का कारण बन जाती है। अधिकतर असफल हैं जो अपने कार्यों में इन छोटे व क्षणिक कार्यों की महत्ता को अनदेखा कर देते हैं। सामान्यतः यह एक भूल पाई जाती है कि दौरान छोटे छोटे कार्यों को अनदेखा कर पूरा ध्यान बड़े कार्य पर केंद्रित किया जाता है, लेकिन सरसरी तौर पर देखता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड व हमारे संपूर्ण जीवन के छोटे व क्षणिक दिखने वाले कार्यों को एकाग्रता पूर्वक संपन्न कराने के उपरांत ही हम बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त 4 नैतिक सिद्धांतों का करता है, इन्हीं की तथा करते हुए अपने चरित्र रूपी भवन का निर्माण करता है, जिनसे अपने विचार, इच्छा व कार्य तीनों को इसी पर आधारित रखता है। ऐसा व्यक्ति अपना जीवन सुख, शांति, सुरक्षा व सफलता पूर्वक व्यतीत कर पाता है। मन व मस्तिष्क में अंतर। बहुत से दिमाग की को व्यक्ति समझते हैं, असल में ये हमारे अस्तित्व के 2 अलग अलग पहलू हैं। मन का कोई नहीं है, यह अमूर्त होता है, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है।
ज्ञानेंद्रियों द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत दिमाग का भौतिक अस्तित्व है। इसके लिए ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव इसे किया जा सकता है। मन समय, स्थान व संसाधनों से के बंधन से परे है। ये हमारे ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से में पहुंच सकता है और ब्रह्मांड के सारे साधनों को प्रयोग कर सकता है, परंतु दिमाग समय, स्थान और साधनों की सीमाओं के आता है। मन उठ के निरंतर कार्य करता है जबकि दिमाग को आराम की जरूरत होती है। डॉक्टर फ्राले के में मस्तिष्क बाह्य मन का केंद्र है जो इंद्रियों के माध्यम से कार्य करता है, और हृदय अंतः मन का केंद्र है जिसकी भाव प्रकृति इंद्रियों का अतिक्रमण करती है। मन की प्रकृति। मन एक निरंतर विकास। इसकी पांच अवस्थाएं हैं। अविकसित मन पहली अवस्था है, मन की विक्षिप्तता दूसरी, मन की चंचलता तीसरी, मन की एकाग्रता चौथी और नियंत्रित मन पांचवी अवस्था है। इस प्रकार जिस युवावस्था और वृद्धावस्था शरीर के विकास की अवस्थाएं हैं, उसी तरह मन की ऊपरी अवस्थाएं पांच अवस्थाएं उसके विकास की सूचक हैं। जब मन तमोगुण के प्रभाव में रहता है तो वह बड़ा निष्क्रिय और सुस्त रहता है। जब उस पर रजोगुण हावी होता है तो वह चंचल होता है, और जब उन गुणों का भाव रहता है तो मन विक्षिप्त अवस्था में रहता है। परंतु दूसरी ओर यदि उस पर सद्गुण हावी होता है तो वह पूरी तरह नियंत्रण में रहता है। जब वह रजोगुण व सत्वगुण के मिले जुले प्रभाव में रहता है, होता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि मन की रजोगुणता के लिए सत्वगुण का आवश्यकता। नियंत्रित रजोगुण मन के लिए तमोगुण तथा सुप्त व निष्क्रिय मन के लिए तमोगुण का प्रभाव। मन का नियंत्रण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो प्रक्रिया है। तीन गुण जो कि प्रकृति की अवस्थाएं कहलाते हैं, मन के व्यापारों को नियंत्रित करते हैं। समय समय पर यही मन तीन गुणों का क्रीड़ा स्थल होता है। जब प्रकृति में रजोगुण अत्यधिक प्रभावशाली होता है तब उसके परिणाम स्वरूप सृष्टि का विकास होता है। जब तमोगुण अधिक प्रभाव, प्रकृति की हर वस्तु स्थिर और निष्क्रिय होती है। सृजन की प्रक्रिया रुक जाती है क्योंकि सृजन एक अव्यक्त स्थिति में रहता है। पूरी सृष्टि अथवा ब्रह्मांड अनंत है, परंतु इसके साथ साथ अगिनत सृष्टियां तथा और बनते और बिगड़ते हैं। लाखों ब्रह्मांडों का सृजन अभी बाकी है। वे सब तामसिक अवस्था में है। तमोगुण से रजोगुण उत्पन्न होता है, और जब इसकी प्रधानता होती है तो सृष्टि का निर्माण होता है, उसमें क्रिया होती है। इसे आप सृष्टि में सर्वत्र देख सकते हैं। मन तथा प्रकृति में भी यही क्रियाएं होती हैं। रजोगुण से सत्वगुण उत्पन्न होता है। यह तमोगुण तथा रजोगुण की संतुलित तथा सामंजस्यपूर्ण अवस्था होती है। मानव मन तथा कुंडलिनी इसी विषय के अंतर्गत आते हैं। कुंडली को अति मानस अथवा मानव मन कह सकते हैं। तंत्र के मूल ग्रंथों में कहा गया है कि दिव्यता तमोगुण से आवृत रहती है और प्रकाश अंधकार रहता है। इसे इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि कुंडलिनी सोई है, वह अंध है, आवृत है, अथवा उसने तमोगुण रूपी आवरण ओढ़ रखा है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य की प्रज्ञा अव्यक्त अवस्था में तमोगुण में छिपी रहती है। संस्कृत में तम का अर्थ अंधकार होता है। अंधकार वह अवस्था है जिसमें वस्तुओं को पहचाना नहीं क्योंकि उसमें प्रकाश का अभाव होता है। व्यक्ति के मानसिक विकास का प्रारंभ उसकी समाप्ति मूलाधार चक्र में होती है। जब मानव मन पूर्ण विकसित हो जाता है तो इसका तात्पर्य यह है कि वह अपने पशु जगत का चक्र पूर्ण कर लिया है, और उसके बाद नए मन की जागृति के साथ मानव चक्र प्रारंभ होता है। इसे नए मन का स्थान
है। कुंडलिनी को अति मानस अथवा मानव मन कह सकते हैं। आज हमारे पास जो मन है वह वास्तव में मानव होता है। मानव मन का संबंध आध्यात्मिक चेतना से होता है। शरीर और मन। शरीर और मन सदियों से एक ऐसी अवस्था में रहे हैं जिस पर सबसे है और भी जिज्ञासा का विषय बने। यह प्रत्यक्ष सूक्ष्म मन किस मन किस मन किस मन किस तरह से अपने को इस स्थूल भौतिक शरीर से जोड़े हुए है, यह आज भी का कारण है। अमेरिका में जब एक कैदी को फांसी की सजा सुनाई गई तो वहाँ के कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों न इस कैदी पर कुछ प्रयोग किए जाएं। कैदी को बताया कि हम तुम्हें फांसी देकर नहीं परंतु जहरीले कोबरा सांप से डसाकर मारेंगे। और उसके सामने एक बड़ा सा जहरीला सांप ले आने के बाद कैदी की आंखें बंद करके उसे कुर्सी से बांध दिया गया और उसको सांप नहीं बल्कि 2 सेफ्टी पिन चुभाई गई। और क्या हुआ, कैदी की कुछ सेकंड में ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद कैदी गया है कि कैदी के शरीर में सांप के जहर के समान ही जहर है और अब ये जहर कहाँ से आया जिसने कैदी की जान ली। वो जहर उसके खुद के शरीर ने ही सदमे में उत्पन्न किया। हमारे हर संकल्प से पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है और वो हमारे शरीर में उस भाव के अनुसार हार्मोन्स उत्पन्न करती है। मन की 3 अवस्था। सांख्य दर्शन की अभिव्यक्ति मन की अभिव्यक्ति होती है। जब व्यष्टि मन इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करता है तब उसे चेतन मन कहते हैं। आगे के स्तर पर मन और इंद्रियों का कर्ष होता है, गति भी जाता है, परंतु व्यक्ति अभी भी प्रथम अवस्था के अनुभवों को याद रख से अवचेतन मन कहते हैं। मन की अवस्था तथा आयाम अचेतन कहलाता है। इस अवस्था में इंद्रियों का पूर्णतः अपकर्षण होता है, मन के व्यापार रुक जाते हैं, प्राणों की हरकत रुक जाती है और अहम निष्क्रिय हो जाता है। व्यक्ति को सर्वत्र समरसता का अनुभव होता है, कोई भेदभाव नहीं रह जाता है। यह अवस्था अचेतन है, वह समदर्शी है। एक उदाहरण द्वारा उसे हम समझते हैं। अचेतन एक बीज की तरह, यह बीज अंकुरण की अवस्था में पहुंचता है तो उसे अवचेतन कहते हैं। पौधे में रूपांतरित होता है तो वह चेतन। योग तथा महर्षि पद्धति के अनुसार चेतन अवचेतन तथा अचेतन के साथ बनता है। चित्त का शाब्दिक अर्थ है जानना अथवा चेतना होना। आधुनिक मनोविज्ञान चित्त को मन कहता है जो विभिन्न स्तरों पर है, शील होता है। संख्य संस्कार चित्त के भीतर अर्ध सुप्त अवस्था में रहते हैं तो उसे अचेतन अवस्था कहते हैं। जब इन संस्कारों का विश्लेषण होता है तो उसे अवचेतन तथा जब बाहर ग्रहण कर लिए जाते अवस्था को चेतन अवस्था कहते हैं। चेतन की विभिन्न अवस्थाओं के लिए वेदांत में अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे स्थूल सूक्ष्म तथा कारण शरीर। शब्द से तात्पर्य अस्तित्व के स्थूल शरीर, मन की चेतन, सूक्ष्म शरीर अवचेतन तथा कारण शरीर अचेतन अवस्था का परिचायक है। और कोश शरीर के आयामों अन्नमय तथा प्राणमय कोशों का संबंध चेतन से है। मनोमय विज्ञानमय कोशों का अवचेतन से तथा आनंदमय कोश का संबंध अचेतन से रहता है। पतंजलि योग सूत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र आता है, योगश चित्त वृत्ति निरोधः। योग की परिभाषा चित्त की वृत्ति रोकना है। इसका तात्पर्य यह है कि चेतन अवचेतन तथा अचेतन चित्त अपितु उसकी वृत्तियां हैं। जिस प्रकार बुलबुले लहरें पानी के ही बदलते हुए स्वरूप होते, लेकिन आप उन्हें पानी नहीं कह सकते हैं। उसी प्रकार
चित्त की विभिन्न आकार धारण कर लेना आकार को धारण करता है अतएव हमें चित्त को इन बदलते आकारों से मुक्त करने का प्रयास कर। जब चित्त वृत्तियों से मुक्त हो जाता है तब उसे पुरुष अथवा चेतना कहते हैं। यही आपकी माँ कहलाती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड के अनुसार मानवीय चेतना के दो एक अचेतन और दूसरा चेतन। मन का मात्र 10% भाग ही चेतन है और अधिकांश भाग अचेतन है। यह अचेतन गतिशील और आदिम है तथा इस संदर्भ में ईगो और सुपर ईगो फ्रायड की विकसित अवधारणाएं हैं। सिगमंड फ्रायड ने असामान्यता का आधार जैविक कारक अनुवांशिकता नहीं है बल्कि मनोवैज्ञानिक। उसके अनुसार मानसिक विकृति या असामान्यता का आधार है मानसिक संघर्ष। इस संदर्भ में उन्होंने मन के दो पक्षों का उल्लेख किया है जिन्हें पक्षात्मक पक्ष तथा गत्यात्मक पक्ष कहते हैं। मानसिक विकृति या असामान्य व्यवहार का मूल आधार ईगो की कमजोरी है। जब ईगो सबल होता है तो वह ईड तथा सुपर ईगो के बीच संतुलन कायम कर समाधान कर लेता है। लेकिन जब ईगो कमजोर होता है तो ईगो और सुपर ईगो के बीच संतुलन स्थापित नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति मानसिक विकृतियों का शिकार बन जाता है। इस तरह वर्तमान में गंभीर समय से गुजर रही है। इस संबंध में आधुनिक मनोवैज्ञानिक के प्रख्यात मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने मानसिक संरचनाओं का कारण अचेतन को माना है। मानव की दमित इच्छाएं एवं मानसिक रोगों का मूल कारण है। अचेतन मन की दमित इच्छाओं व वासनाओं की ग्रंथियों को हटाकर उसे रोग मुक्त किया जा सकता है। फ्रायड का यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। यह अनेक आधुनिक समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त करता है एवं व्यक्तित्व संबंधी कठिनाइयों के समाधान हेतु अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इस उपचार की भी सीमाएं हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिक ने आधुनिक मानव की दमित इच्छाओं व वासनाओं का हेतु अनेक कार्य किए, लेकिन उन्होंने को केवल निम्न स्तरों तक दिया है। विश्लेषणवादी एवं मनोवैज्ञानिक शोधें सकारात्मक की अपेक्षा नकारात्मक है। अतः स्तर को पुनः उच्चतम स्तर तक नहीं लाया जा सकता है। मानव चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाकर चेतना को परम चेतना में विलय करने की स्थिति प्राप्त करना केवल आध्यात्मिक प्रक्रियाओं द्वारा ही संभव है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक साइमन फ्रायड ने भी मन को 3 स्तर में बांटा है। प्रथम चेतन, द्वितीय अर्धचेतन व अंतिम अचेतन स्तर। पहला चेतन स्तर। मन के चेतन भाग में वे सभी अनुभव एवं संवेदनाएं होती हैं जिनका संबंध वर्तमान से होता है। जिन विचारों, इच्छाओं, अनुभवों एवं प्रत्यक्षणों परसेप्शन से हम वर्तमान समय से अवगत रहते हैं, वे सभी मिलकर चेतन मन का निर्माण करते हैं। किशकर के अनुसार चेतन क्रियाओं का संबंध तात्कालिक अनुभवों से होता है। फ्रायड के अनुसार मानसिक पहलू का एक छोटा सा हिस्सा ही चेतन में होता है। अभी आप यह किताब पढ़ रहे हैं, अतः इससे जो अनुभूति आपके मन में हो रही है वह चेतन है। चेतन का संबंध वास्तविकता से होता है। यह मन का सबसे छोटा उपखंड होता है। चेतन मन अर्धचेतन तथा अचेतन पर प्रतिबंधक का कार्य करता है। यह व्यक्तिगत, नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदर्शों का भंडार होता है। दूसरा, अवचेतन मन। अवचेतन मन या अर्धचेतन मन से तात्पर्य ऐसे मन से होता है जो सचमुच में ना तो पूर्णतः चेतन होता है और ना पूर्णतः अचेतन होता है। इसमें इच्छाएं तथा भाव आदि होते हैं
जो हमारे वर्तमान चेतन या अनुभव में नहीं होते हैं, परंतु थोड़ा प्रयास करने पर वे हमारे चेतन मन में आ जाते हैं। किशकर के अनुसार अवचेतन मन में वैसे मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा मानसिक घटनाएं होती हैं जो चेतन से हटकर होती हैं, परंतु उन्हें स्मरण की प्रक्रिया द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यह किंतु अचेतन से छोटा होता है। यह चेतन तथा अचेतन के बीच एक पुल का कार्य करता है। अचेतन से चेतन में जाने वाला भाव, इच्छा, विचार आदि अवचेतन से होकर ही गुजरते हैं। अवचेतन तथा चेतन के बीच का पर्दा कमजोर होता है। यही कारण है कि थोड़ा पर भी इस करने अचेतन अवचेतन के भाव, विचार चेतन में आ जाते हैं। तीसरा, अचेतन मन। यह मन का सबसे बड़ा, गहरा और महत्वपूर्ण भाग होता है। अचेतन शब्द का अर्थ होता है जो चेतन या चेतना से परे हो। कुछ अनुभव इस प्रकार के होते हैं जो ना हमारी चेतना में होते हैं और ना ही अवचेतना में। ऐसे अनुभव अचेतन में होते हैं। इसमें ज्यादातर मानव की दमित इच्छाएं रहती हैं। वे दमित इच्छाएं अचेतन में जाकर सिर्फ निष्क्रिय होती हैं, लेकिन समाप्त नहीं होती हैं। ये इच्छाएं याद करने पर भी चेतन में सीधे प्रवेश नहीं कर पाती हैं। चेतन जैसे करती हैं, जैसे कुछ प्रमुख अवसर पर स्वप्न में या सम्मोहन की अवस्था में। यह मन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसमें कामुक, अनैतिक एवं असामाजिक इच्छाओं का संग्रहण होता है। इसका रूप गत्यात्मक होता है, अर्थात ये समाप्त इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं, वरन सक्रिय होकर बार बार चेतन मन में लौट आना चाहती हैं। अचेतन मन व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होता है। इसमें बिना किसी द्वंद के ही परस्पर विरोधी इच्छाएं और भावनाएं संचित होती हैं। यह अपनी भावनाओं की संतुष्टि या अभिव्यक्त रूप में कराता है। यह मन का छिपा हुआ पहलू होता है। योग के अनुसार चेतना। वर्तमान में ध्यान को लेकर मनुष्यों के मन में अनेक भ्रांतियां हैं। कुछ विरले साधक ही हैं जो ध्यान का अनुभव कर पाए हैं, लेकिन ध्यान वर्णन कर पाना कठिन है। यह एक अनुभवजन्य प्रक्रिया है। इसे साधक स्वयं प्रयास करके ही जान सकते हैं। योग के अनुसार चेतना को 3 भागों में बांटा गया है। उच्च स्तर मन, यह शुद्ध है का स्तर है। इस स्तर पर साधक का ज्ञान गूढ़ हो जाता है। यहाँ उच्च चेतना स्तर की प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। सूक्ष्म दूरदृष्टि, प्रेरणा, आनंद तथा अनुभवातीत अनुभव का उद्गम स्थान है। इस स्तर पर साधक की रचनात्मक शक्ति चरम अवस्था में रहती है। निम्न स्तर मन में रहने वाले भय तथा नकारात्मक करके ही इस स्तर पर पहुंचा जा सकता है। इस समय चेतना आनंद की स्थिति की ओर अग्रसर होती है। ध्यान की परिणति आत्म साक्षात्कार है जो इस स्तर पर प्राप्त होता है। साधक मन व शरीर को भिन्न मानने लगता है। मध्यम स्तर मन, यह वह स्तर है जहाँ मानव अपनी समस्याओं का समाधान करता है। यही उसे उनकी समस्याओं के उत्तर मिलते हैं। सोच विचार की प्रक्रिया यहीं से अनवरत चलती रहती है। क्रिया प्रक्रिया का निर्धारण भी इसी स्तर पर संपन्न होता है। इस स्तर पर चेतना अत्यंत सीमित प्रक्रियाओं तक ही सीमित रहती है। तृतीय, निम्न स्तर मन। इस स्तर पर भावनाओं का उद्गम होता है। शरीर की सारी आंतरिक क्रियाएं जैसे पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, रक्त संचरण, उत्सर्जन क्रिया, रोग प्रतिरोधन आदि संचालित होती हैं। यही सहज वृत्तियों का उद्गम स्थान है। मन के इसी भाग में नकारात्मक विचार व भावनाएं जैसे संकुचित विचार, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, राग, कुंठा, क्रोध तथा भय आदि जन्म लेते हैं तथा विकसित होते हैं। यह मन की जागृत अवस्था है। अहम अपनी चरम अवस्था में रहता है। मन की शक्तियां। मन के 2 पहलू होते हैं, चेतन मन
तथा अवचेतन मन। दोनों का अपना बराबर महत्व होता है, किंतु दोनों के कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। चेतन मन जन्म के कुछ समय पश्चात विकसित होता है। इसके अस्तित्व का प्रमाण बच्चे में तब मिलता है जब बच्चा अपने आसपास की हलचल से प्रभावित होने लगता है। हमारा अवचेतन मन सर्वशक्तिमान चेतना का ही एक हिस्सा है। यह गर्भ धारण के साथ ही बच्चे के शरीर के निर्माण में सहायक होता है। अतः इस तरह हम अवचेतन मन को मानव शरीर का सह निर्माता कह सकते हैं। का मुख्य कार्य है गर्भ में शरीर का निर्माण तथा शरीर के समस्त अंगों व प्रणालियों जैसे परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र आदि के कार्यों का नियंत्रण व निरीक्षण रहता है। हमारे शरीर के निर्माण में अवचेतन मन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अतः वह जानता है कि हमारे शरीर को निरोगी कैसे रखें तथा शरीर के हर भाग को, हर अंग को सुचारू रूप से कैसे कार्यक्षम बनाकर रखें। लेकिन अवचेतन मन में किसी विचार के विश्लेषण या तर्क को समझने की क्षमता नहीं रहती है। इस कार्य के लिए अवचेतन मन चेतन मन पर निर्भर रहता है। सही निर्देश व सही परिस्थितियों के नियंत्रण की क्षमता चेतन मन में ही रहती है। हमारी आदतों व व्यवहारों के द्वारा अवचेतन मन हमारी शारीरिक व मानसिक प्रक्रियाओं का निर्माण करता है तथा उस पर नियंत्रण भी रखता है। यही प्रक्रियाएं जब लगातार लंबे समय तक दोहराई जाती हैं तो आदतों में परिवर्तन हो जाता है और यही कालांतर में संस्कारों का रूप ले लेती है। इस तरह हमारा अवचेतन मन समय स्थान की सीमाओं में नहीं बंधा होता है और वो इन सीमाओं से पूरी तरह से अपने आप को मुक्त रखता है। इसकी शक्तियां आश्चर्यजनक होती हैं। बिना किसी दवाई की सहायता से यह निरोगी बनाने में सक्षम होता है। यह मन चाहे परिणाम को पाने हेतु ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तथा मन की शक्तियों को आकर्षित करता है। अवचेतन मन की शक्तियों के लिए हम कुछ उदाहरण लेंगे। पहला उदाहरण है अमेरिका के गुडमैन का। अमेरिका के पुरुष मिरेकल मैन। वह एक हवाई दुर्घटना में बुरी तरह जख्मी हो गए थे, परंतु जीवित थे। उनकी रीढ़ की हड्डी लगभग चुकी थी। सभी मुख्य हड्डियां, खाने की नली और स्वर यंत्र क्षतिग्रस्त हो चुके थे। चिकित्सा विशेषज्ञों ने अस्पताल में भर्ती होने के पहले ही उन्हें आशा रहित स्थिति में बताया था। सौभाग्यवश उनका मन क्रियाशील था। उन्होंने इन परिस्थितियों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने मन ही मन दृढ़ निश्चय लिया, अस्पताल से बाहर अपने पैरों से चलकर ही जाएंगे और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल ये करके भी दिखाए। यह दृढ़ इच्छा शक्ति थी अवचेतन मन की। उपरोक्त उदाहरण से यह साबित होता है कि मन जिस भी विचार को ग्रहण कर लेता है वह उन्हें सभी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी हासिल कर लेता है। यह उदाहरण साबित करता है कि हम जिन बीमारियों के शिकार हो जाते हैं वे हमारे बुरे या नकारात्मक विचारों का परिणाम होते हैं। हमारे मन में गहराइयों से जमे नकारात्मक विश्वास का भी हमारे शरीर पर पूरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की बीमारियां मनोकायिक बीमारियां कहलाती हैं और हमारे चिकित्सा वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि लगभग 96% बीमारियां इसी श्रेणी में आती हैं। कुछ विचार तथा उसके कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियों के उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। बीमारी का नाम, नकारात्मक विचार और उसे किस नकारात्मक विचार को हटाने के लिए जो सकारात्मक विचार लेने हैं वो। एड्स, अपने आप को नकारना, असहाय तथा निराश महसूस करना, देखभाल का अभाव। सकारात्मक विचार, जीवन मुझे बहुत प्यार करता है, ईश्वर ने विशिष्ट कार्य हेतु जग में भेजा है, शक्तिशाली तथा सक्षम हूँ, अपने से प्रेम, अपनी सराहना करता हूँ। सेकंड, एनोरेक्सिया,
नकारात्मक विचार अपने आप को नकारना, अत्यंत भय, आत्मघृणा व अस्वीकृति। सकारात्मक विचार जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास, सुरक्षित अस्तित्व, अद्भुत रूप, खुशी तथा आत्मस्वीकारिता। तीसरी चिंता नकारात्मक, जीवन के प्रवाह पर विश्वास न होना। सकारात्मक स्वयं से प्रेम, आत्मस्वीकारिता, सुरक्षित महसूस करना। 4 उदासीनता नकारात्मक विचार, भय, भावनाओं का विरोध, अस्तित्व की नकारात्मकता। सकारात्मक विचार सुरक्षित व आरामदायक जीवन के प्रति खुला दृष्टिकोण। 5 बेल्स पल्सी नकारात्मक विचार, क्रोध पर अति नियंत्रण, भावनाओं को व्यक्त करने की अनिच्छा। निडरता से भावनाएं व्यक्त करना, अपने आप को माफ करना। 6 रक्तचाप नकारात्मक विचार, हार मानना, लंबे समय से भावनात्मक समस्या में रहना, विश्वास। सकारात्मक विचार अतीत को छोड़ना, शांत करना। 7 ट्यूमर नकारात्मक विचार, गलत धारणाएं, जिद, परिकारना। सकारात्मक विचार नवीन धारणाएं, जीवन परिवर्तित करना, शांति अनुभव करना। 8 ब्रोंकाइटिस नकारात्मक विचार, दूषित माहौल, लड़ाई झगड़े, कुशलता, शांति, सद्भावना। नाइमिया नकारात्मक निराशा, भय, नफरत, अशुद्धिकरण। सकारात्मक प्रेम, पोषण, सहयोग, सुरक्षा। 10 का नकारात्मक बंधन, फंसे होने की भावना। सकारात्मक प्रेम, समय व सहज स्वतंत्रता। 11 फोड़े नकारात्मक व्यक्तिगत अन्याय के प्रति विषैला क्रोध। सकारात्मक 12 कोलेस्ट्रॉल नकारात्मक को प्रसन्नता को अवरुद्ध करना, खुशी को स्वीकार करने से डरना। सकारात्मक जीवन से को स्वीकारना, सुरक्षित महसूस करना। 13 कोलन नकारात्मक भय, अतीत को पकड़े रखना। सकारात्मक अनु का त्याग, अतीत से मुक्ति। 14 कब्ज नकारात्मक पुराने विचार व अतीत में अटके रहना, कंजूसी। सकारात्मक नई व महत्वपूर्ण चीजों का जीवन में प्रवेश कराना, प्रवाह देना। 15 रोना, आंसू जीवन की नदी है, दुख और भय। सकारात्मक स्वयं से प्रेम, शांति में सुरक्षा। 16 अल्जाइमर निराशा, क्रोध, अवकारात्मक अपनी जगह उपयुक्त, सुरक्षित। इस तरह से बहुत सारी जिसमें सभी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल नकारात्मक विचार और उन्हें किन भावों से सकारात्मकता बदले, ये गया है। ये उदाहरण सकारात्मक सोच की महत्वता को दर्शाते हैं। सकारात्मक विचार नकारात्मकता को रोकते हैं तथा वो कम करते हैं। ये ब्रह्मांड को सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण बनाते हैं। हमें सकारात्मक परिणाम आकर्षित होते हैं, जिससे हमारे मन व शरीर की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। सकारात्मक विचार हमारे नैतिक और सैद्धांतिक विचारों को दृढ़ता प्रदान करते हैं। ये विचार जीवन में खुशी, आनंद, सौहार्दता, प्यार और कृतज्ञता के भावों को बढ़ा देते हैं। ये सशक्त चरित्र के निर्माण में सहायक को शांति प्रदान करते हैं। जो भी विचार हमारे मन में आते हैं वे पहले हमारे चेतन मन द्वारा विश्लेषित किए जाते हैं। यह विश्लेषण चेतन मन अपने तार्किक ज्ञान व अनुभव के आधार पर करता है। यदि ये विचार चेतन मन को स्वीकार करने योग्य लगते हैं तो ये विचार अवचेतन मन में प्रवेश कर प्रभावी हो जाते हैं। यदि ये चेतन मन द्वारा स्वीकारे नहीं जाते हैं तो ये हमारे अवचेतन मन में प्रवेश नहीं करते हैं। जब कभी हम ऐसे विचारों को अवचेतन मन में प्रवेश कराना चाहते हैं जिन्हें हमारा चेतन मन नहीं करता है या अस्वीकार करता है, तब हमें कुछ ऐसे साधनों का प्रयोग करना पड़ता है जिससे हमारा चेतन मन उदासीन हो जाए और हमारा अवचेतन मन
सीधे उन विचारों को भी ग्रहण कर सके। चूंकि अवचेतन मन किसी भी विचार करता है, इसलिए वो उन्हें सीधे क्रियान्वित करना शुरू कर देता है। शब्द डायनामाइट की तरह होते हैं। आप अपनी सेहत के बारे में लगातार नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो नकारात्मक शक्तियों को प्रेरित करते हैं, जो कि विपरीत प्रभाव डालती हैं तथा शारीरिक रोगों की वजह बनती हैं। सकारात्मक शब्दों के लगातार प्रयोग से स्वस्थ या अनुकूल स्थितियों को प्रेरित किया जा सकता है। और सच तो यह है कि सकारात्मक सोच नकारात्मक सोच से ज्यादा शक्तिशाली है, जिस आस्था डर से ज्यादा शक्तिशाली है। प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है कि उपचार के बिना शरीर का उपचार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को से पूर्ण आत्मा से पूर्ण स्वस्थ रहना चाहिए। जब व्यक्ति का मस्तिष्क सकारात्मक विचारों तथा ईश्वरों से भरा रहता है, तो नकारात्मक विचारों के लिए जगह नहीं बचती है, जिस मार्ग पर बीमार पड़ते हैं। बीमार होना असामान्य है, स्वस्थ होना सामान्य है। स्वास्थ्य हमारे अस्तित्व की सच्चाई है। बीमारी का अर्थ है कि आप जीवन की धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं और नकारात्मक सोच रहे हैं। ये विचार आपकी तंत्रिकाओं को और ग्रंथियों को कमजोर तथा नष्ट कर देते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार हर 11 महीने में हमारा शरीर नया बन जाता है। इसका मतलब कि शारीरिक दृष्टि से हम सिर्फ 11 महीने बूढ़े हुए हैं। अपने विचारों को बदल के हम शरीर को बदल सकते हैं। एक मनोदैहिक चिकित्सक के जनक और प्रथम मनोविश्लेषक डॉक्टर क्विम्बी, जिस मनुष्यों के कष्ट और दर्द के कारण को अतीन्द्रिय तरीके से भांपने की उल्लेखनीय क्षमता थी। वे मरीज या खुद को यह विश्वास दिलाते कि अवचेतन मन के झूठे विश्वासों निराधारात्मक ढांचों के कारण है, जो शरीर में प्रकट हो गया है। लेकिन विचारों को बदलकर रोग का उपचार किया जा सकता है। यहाँ पर साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन का चैप्टर नंबर 17 समाप्त होता है। मैं आपसे विदा लेती हूँ इसी आशा के साथ कि साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन बुक के अगले पड़ाव पर हम लेंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ तथा प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का जीवन सुख, शांति, समृद्धि तथा आनंद से भरा रहे। जुड़े चैनल को सब्सक्राइब व शेयर जरूर। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन के अगले भाग में। नमस्कार।